सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशंस के बारे में। हिस्ट्री की बात कर रहे थे। हिस्ट्री में हमने एंशिएंट एंड मिडवल इंडिया देख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। पहला सवाल है आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था। देखिए, अगर हड़प नीति के प्रणेता या हड़प नीति के प्रतिपादक की बात करें तो इसकी शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये 1848 से लेके 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और इसी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति का प्रतिपादन भारत में किया था। और 1856 इसके जाते ही 1857 की क्रांति होती है। अब लोग ये बताइए कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में एक सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 19वीं सदी में भारत में आरंभ होने वाले सतनामी आंदोलन के संस्थापक या प्रणेता का नाम बताना है। यानी सतनामी आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में भारत में चला था, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए, अगर सतनामी आंदोलन के संस्थापक की बात करें तो ये थे गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। एनवीएस में पूछा गया ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत के इतिहास में वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई? यानी कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें कौन पराजित हुआ था? तो 1757 के प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हुआ था। तो यह जो है प्लासी का युद्ध है 1757 का, भारत के औपनिवेशिक इतिहास में परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है। 1757 प्लासी का युद्ध, अंग्रेज वर्सेस बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला की होती है हार। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजों यानी ब्रिटिश की आलोचना की गई, उसके लेखक कौन है? यानी कि एक किताब जिसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको किसने लिखा था? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की अगर बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज शासन है वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो जो भारत में जो इकोनॉमिक ड्रेन की बात थी, उसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1901 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था वेटा बपैया ने। बेटा बपैया के द्वारा कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। बेटा बपैया, इन्होंने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा की स्थापना की थी। वैसे अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन अगर ये पूछे कि कृष्णा जिले में, तो कृष्णा जिले में एक शाखा की स्थापना की गई थी पेटा बपैया के द्वारा। 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 1864 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे।
1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, तो इसका जो विरोध हो रहा था उसका मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके विरोध का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसे श्वेत कमीशन कहा जाता था। श्वेत कमीशन या जो है श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता था साइमन कमीशन को, और कोई भी भारतीय ना होने की वजह से इसका काफी विरोध हो रहा था। वैसे साइमन कमीशन की बात करें तो 1927 में इसका गठन होता है और ये 1928 में भारत आता है। 1928 में जैसे ही भारत आता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। और इसमें एक और बात होती है कि लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय की इसी साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक का जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था, और एक समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया था केसरी। केसरी जो है ये मराठी भाषा में थी। तो अगर अंग्रेजी की बात कर रहा है तो अंग्रेजी भाषा में इनका जो समाचार पत्र था वो था मराठा, और केसरी समाचार पत्र का भी शुरुआत इन्होंने ही किया था, लेकिन केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में निकाली जाती थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ, जिससे उसने शुरुआती दौर में भारत में एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया? तो ये प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के पूर्वी तट पर लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में होने वाला ये युद्ध था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। किसका? अंग्रेजों का। तो प्लासी के युद्ध का अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1911 में ब्रिटिश राजा थे किंग जॉर्ज पंचम। उनके भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? यानी कि जो किंग जॉर्ज पंचम ब्रिटिश राजा 1911 में जब भारत आ रहे थे तो उनके स्वागत में किसका निर्माण किया गया था? तो वो बना था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, और ये बनाया गया था 1911 में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के उद्देश्य से। तो गेटवे ऑफ इंडिया है आपका मुंबई में, और इंडिया गेट है आपका दिल्ली में। वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? तो वाटरलू का युद्ध एक फेमस युद्ध था, 1815 में हुआ था। इसमें पराजय किसकी हुई थी? तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय वाटरलू के युद्ध में हुई थी 1815 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला यानी कि विंग्ड वुमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? यानी कि जो पंख वाली महिला थी फ्रांसीसी क्रांति में किस चीज का प्रतीक मानी जाती थी? तो ये पंख वाली महिला कानून का मानवीकरण का प्रतीक मानी जाती थी। फ्रांस की क्रांति के समय पंख वाली महिला को कानून के मानवीकरण का संकेत या प्रतीक माना जाता था। वैसे अगर कुछ और प्रतीकों की बात करें, जैसे टूटी हुई जंजीर या राजदंड, तो ये प्रतीक था कि दासों की आजादी, शाही सत्ता का प्रतीक, कानून का मानवीय रूप, एकता में ही बल है का प्रतीक था ये टूटी हुई जंजीर। पंख वाली महिला क्या थी? तो ये कानून के मानवीय रूप, एकता में ही बल है का प्रतीक माना जाता था पंख वाली महिला को।
फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फ्रांसीसी क्रांति की बाइबल माना जाता है। इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई थी? इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई थी? तो ये शुरुआत होती है आर्थिक महामंदी की। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के गिरने से। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धड़ाम से गिरा और आर्थिक मंदी की शुरुआत होने की वजह से ये सारा कारनामा हुआ था। अगर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करें तो ये 1929 की घटना है, 1929 में आई थी द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन या विश्व आर्थिक मंदी। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? टीपू सुल्तान जो है 1782 ईस्वी में मैसूर के शासक बने, और 1799 ईस्वी में मैसूर शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज नायक बेलिजली के मध्य युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान जो है 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना था, और 1799 ईस्वी में बेलिजली के द्वारा लड़े गए युद्ध के साथ ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के पश्चात बेलिजली ने कहा था, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तब ये बात कही गई थी किसके द्वारा? बेलिजली के द्वारा, कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। इस युद्ध का प्रमुख कारण था हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। इस युद्ध में मराठे और निजाम सर्वप्रथम अंग्रेजों की तरफ से त्रिगुट का निर्माण करते हैं, जिसमें हैदर अली अंग भंग कर देता है और निजाम अपनी तरफ मिला लेता है। युद्ध समाप्ति होती है आपकी 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत, और इस संधि की शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी। यानी कि अगर ये कहें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन जीता था, तो ये अंग्रेज वर्सेस हैदर अली था। इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो मैसूर का बाघ या शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान को क्या कहते हैं? मैसूर का बाघ भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर, अगर एक दिन और रुके होते तो 1 जनवरी 1601 हो जाता, लेकिन नहीं, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसमें कोई इधर उधर नहीं जाना है, सीधा 1600 याद रखिए। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? भारत में जो है अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती जो थी, यानी कि फ्रांस की पूरी ताकत अब लगभग समाप्त हो गई, वो किस युद्ध के बाद हुआ? तो ऐसा होता है बांडीवास के युद्ध के बाद। बांडीवास के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजय हो जाते हैं और फ्रांसीसियों की होती है पराजय। इसमें ये देख लीजिए कि
इस युद्ध में हार के कारण फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी, वर्तमान पुडुचेरी, अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था और काउंट लाली ने फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व किया था। आयरकूट वर्सेस फ्रांस, वो काउंट लाली, फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली था और अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट था। 1760 ईस्वी में होता है वांडीवाश का युद्ध। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत में किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा भारत में किस वर्ष आया था? तो देखिए, अगर वास्को डी गामा की बात करें तो ये 1498 ईस्वी में आता है भारत। वास्को डी गामा भारत कब आता है? 1498 ईस्वी में। कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600, 31 दिसंबर 1600 को होती है किसकी स्थापना? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उस समय भारत में शासक था अकबर। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन करता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पहली फैक्ट्री अपनी बनाई थी 1613 ईस्वी में, तो उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासनकाल था और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1613 में कहाँ बनी थी? सूरत में। 1613 में जब अंग्रेज अपनी पहली कंपनी सूरत में बनाए थे तो भारतीय जो सत्ता थी या मुगल सम्राट जो था वो जहांगीर था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में और 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक था अकबर। तो अकबर के समय में होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और पहली फैक्ट्री 1613 में जो स्थापित होती है उस समय मुगल सम्राट जहांगीर थे। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मतलब प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757। ये नवाब सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो है नेतृत्व कर रहे थे प्लासी के युद्ध का। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इसमें क्या होता है? अंग्रेज जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला की होती है हार। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? तो कौन थे? यही सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को ब्रिटिश सेना ने हराया था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव और प्लासी के युद्ध की डेट याद रख लीजिए, 23 जून 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला की हो जाती है हार। कुख्यात विश्वासघाती, DSSB का सवाल है। अच्छा, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध से संबंध है मीर जाफर का। 23 जून 1757, अंग्रेज वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर होता है प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला की सेना जहां पर एक ओर मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी तरफ एक मीर जाफर जैसा विश्वासघाती था। मीर जाफर जाके अंग्रेजों से मिल गया था और इसने गद्दारी कर दी थी, धोखा कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था। इसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई। फलस्वरूप मीर जाफर को जब अंग्रेज जीत जाते हैं और ये युद्ध अंग्रेज जब जीत जाते हैं तो इनाम दिया इन्होंने मीर जाफर को, और मीर जाफर को ये लोग अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? वो कौन सा वायसराय था जिसने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था?
तो ये था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की अगर बात करें तो 1876 से 1880 ईस्वी तक ये इसका कार्यकाल था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के द्वारा आया था 1878 ईस्वी में। और आर्म्स एक्ट, दोनों एक्ट 1878 में आए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लिटन, आर्म्स एक्ट 1878 लिटन। आप लोग ये बताइए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने था? किसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया था? इसे आप लोग बताएं जरा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ही देख लीजिए कि सिविल सेवा जो परीक्षा थी उसकी अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी इसी के समय में। रिटर्न के ही समय में सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीजों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसे कि भारत में तैयार किए जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला डॉट 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 जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी बहुत मांग था। तो वो कौन सा था? कपास और रेशम। भारत का जो उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला कपास और रेशम था, जिसका यूरोपीय बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सारी कंपनियां इसी में रुचि रखती थीं। कपास और रेशम के साथ ही साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की भी मांग थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मांग थी कपास और रेशम की। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो ये थे आपके टीपू सुल्तान। 1857 क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 को। मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है। इस क्रांति में भारतीय क्रांतिकारी शामिल हुए। नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से 5 जून 1857 ईस्वी को इस क्रांति में भागीदार बने। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और साथ ही साथ लियाकत अली इलाहाबाद से सम्मिलित हुए थे। लेकिन टीपू सुल्तान की बात करें तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इनका 1857 की क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ये सब के सब संबंधित थे 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी ऑफिशियल शुरुआत होती है। तो ये रहे आज के प्रश्न। अब यहीं पे रोकते हैं, बाकी बचे प्रश्नों को हम लोग कल करेंगे कंप्लीट। इसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो है वो है आपकी 206। तो 170 तक हमने कर लिया। आगे के सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।